विभाजन की विभीषिका आपने देखी होगी भाई, भयावह थी। तो धर्मशालाओं में आग लगा दी गई। हम ऊपर से देख रहे थे, नीचे से ट्रकें जा रही थी, मारो हिंदुओं को, काटो हिंदुओं को, इस प्रकार के नारे लग रहे थे। पाकिस्तान में आप कहाँ पे रहे? शिकारपुर, जैसे पानी का भरा हुआ पड़ा था, तो हिंदू भी उसमें से पी रहा था और मुसलमान भी उसी में से पी रहा था, बिना गिलास धोए हुए। आयु कितने वर्ष थी आपकी अभी मेरी उस वक्त? उस समय 7 वर्ष। अभी कितने वर्ष है? अभी 85 पूरी हो गए और 86 चल रहा है। संघ के स्वयंसेवक कब बने? मैं सन 1947 में संघ का स्वयंसेवक बना, पार्टीशन के पहले। पार्टीशन से पहले ही बन गए? हाँ, वो क्या है, हमारे जो जिस मकान में हम रहते थे उसमें से एक स्वयंसेवक शाखा में जाता था। वो कहाँ पे लगती थी? पाकिस्तान जो अब है उस शिकारपुर, पाकिस्तान शिकारपुर में वो शाखा लगती थी, तो वो स्वयंसेवक के साथ मैं शाखा में वहाँ गया। सदाराम जी, आपने किन किन के साथ काम किया? मैंने शुरू में यहाँ भंवरलाल जी भाटी जो है वो प्रचारक थे। उसके बाद किशन जी बंसल वो भी यहाँ प्रचारक रहे, उमाशंकर जी भी रहे, अडवाणी जी 1950 में यहाँ पर जो है वो प्रचारक रह के आए। दिन में 2-3 बार उनसे मिलना होता था। अच्छा। सबके साथ हमने काम किया। गुरुजी के साथ आपका मिलना हुआ कभी? संघ के शिविर लगते हैं, उसमें एक बार मेरा जो है गुरुजी के पास भोजन करने का ही। पार्टीशन के वक्त कांग्रेस की भूमिका क्या थी? कांग्रेस की तो यही थी कि साथ नहीं था उनका। जो ये सब इंसिडेंट थे, ये सब वाकया थे, क्या आपको लगता है कि जो इतिहास था, हिस्ट्री थी भारत की, उसको तत्कालीन शासकों ने, नेताओं ने दबाने की कोशिश की? दबाने की कोशिश की, उनको कहीं उसका जिक्र भी नहीं किया कि जब मुलायम सिंह जी के समय हमको गिरफ्तार करके 12 बैंक की जेल में रखा तो हम 14 दिन वहीं थे जेल के अंदर। तो इमरजेंसी में आपने गिरफ्तारी नहीं दी? गिरफ्तारी नहीं दी और बाहर रह करके काम किया मैंने। आपके कोई और अनुभव संघ के बारे में? आपने संघ से क्या क्या सीखने को मिला आपको? संघ में यही है कि भाई जो है वो समाज की सेवा करनी चाहिए, संगठित रहना चाहिए। लदाराम जी, जो थॉट, जो उद्देश्य लेकर संघ की स्थापना हुई थी 100 वर्ष पहले, जो उद्देश्य लेकर, क्या आपको लगता है वो उद्देश्य पूरे हो गए या अभी कुछ होना बाकी? लक्ष्य तो अभी बहुत दूर है। अच्छा। थोड़ा बहुत नहीं है और उसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। जब इमरजेंसी वगैरह में तुम कांग्रेस ज्वाइन कर लो, हमने कहा वहाँ राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं है। शांति धारीवाल है, वो मेरे साथ पड़ा हुआ है, तो उसने भी 1-2 बार कहा। मैंने कहा भाई साहब इस बारे में मेरे से बात मत करो। तो कितना डरे हुए थे आप 3 दिन के सफर? बंदरगाह के पास जहाज पहुंचने वाला था तो उनको वायरलेस आ गई कि यहाँ पर महात्मा गांधी का मर्डर हो गया है, इसलिए आप जहाज जहाँ है वहीं रोक लो, इसको किनारे पर मत लाओ, यहाँ सांप्रदायिक दंगे होने की संभावना है। कुछ लोग आज भारत के अंदर भी लालच और बहला फुसलाकर ईसाई धर्मांतरण सिंधी समाज के बीच में कर रहे हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पर क्रिश्चियनों ने सिंधी कॉलोनी में कोशिश की धर्म परिवर्तन कराने की। नमस्कार। एक सामाजिक संगठन जो 1925 में 25 लोगों से महज शुरू हुआ था, जिसके आज पूरे विश्व में सबसे बड़ा संगठन है, सामाजिक संगठन। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जो शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। संघ के शताब्दी वर्ष की खास सीरीज में आप सभी का स्वागत है और इस शताब्दी वर्ष में हम अलग अलग स्वयंसेवकों से आपसे मुलाकात करा रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके अनुभव आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा सामाजिक संगठन है जो महज 25 लोगों से शुरू हुआ था, आज इसकी संख्या लाखों करोड़ों में पहुंच चुकी है। ऐसे एक स्वयंसेवक हमारे साथ हैं। मैं कोटा राजस्थान में हूं और एक स्वयंसेवक हैं लद्दाराम गवलानी जी। खास बातचीत करते हैं। लद्दाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? ठीक है। लद्दाराम जी के बारे में आपको बताता हूं और संक्षिप्त में इनका परिचय देता हूं। लद्दाराम जी स्वयंसेवक हैं बाल्यकाल से, बचपन से ही, और ये विभिन्न दायित्वों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रहे और नगर के संघचालक भी रहे। साथ ही भारतीय सिंधु सभा, जो संघ के स्वयंसेवकों का एक संगठन है, उसके संरक्षक भी हैं वर्तमान में आप। लद्दाराम जी, सबसे पहला सवाल,
कि संघ के स्वयंसेवक कब बने? मैं सन 1947 में संघ का स्वयंसेवक बना। 47 में मतलब विभाजन पार्टीशन के समय, अच्छा, पार्टीशन के पहले। पार्टीशन से पहले ही बन गए? हाँ, वो क्या है, हमारे जो जिस मकान में हम रहते थे उसमें से एक स्वयंसेवक शाखा में जाता था। वो कहाँ पे लगती थी? पाकिस्तान जो अब है उसमें? शिकारपुर पाकिस्तान, शिकारपुर में वो शाखा लगती थी, तो वो स्वयंसेवक के साथ मैं शाखा में वहाँ गया। तो पहले मैंने वहाँ पर जो है वो कांग्रेस वालों का भी सेवा दल लगता था। अच्छा। तो उसका हमारे मकान में से एक व्यक्ति उसमें जाता था, तो मैं पहले उसके साथ गया। तो वहाँ जो है पहले दिन जाने पर मैंने जो देखा, तो वहाँ जो है किसी तरह का वो नहीं, मुसलमान भी जैसे पानी का भरा हुआ पड़ा था, तो हिंदू भी उसमें से पी रहा था और मुसलमान भी उसी में से पी रहा था बिना गिलास धोए हुए। तो मैंने घर पे आकर के कहा कि मैं ऐसी जगह अब मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने उसमें उनके साथ जाना छोड़ दिया। दूसरा व्यक्ति जो संघ की शाखा में जाता था उसके साथ मैं संघ में गया और वहाँ मूल स्वयंसेवक वहीं बना। आयु कितने वर्ष थी आपकी अभी मेरी उस वक्त? उस समय 7 वर्ष अभी की कितने थी। वर्ष है? अभी 85 पूरी हो गए और 86 में चल रहा है। अच्छा। 1940 में मेरा जन्म हुआ है। अभी मैं यहाँ पे कार्यालय जाके आया था, वो कह रहे थे कि रोज आप शाखा में जाते हैं यहाँ से पैदल? बिल्कुल, मैं रोज जाता हूँ और समय से जाता हूँ। अच्छा। हालांकि हमारे घर पे भी इसका थोड़ा विरोध होता है कि इतना जल्दी मत जाओ। सुबह कितने बजे जाते हो आप? मैं 5:45 बजे घर से निकलता हूँ। अंधेरे में भी निकल जाते हैं क्या? हाँ। अच्छा, वो तो घर वाले इसलिए डांटते होंगे, अंधेरे में क्यों निकलते हो आप? हाँ, क्यों आप जो है कम से कम उजाला तो होने दो। और लेकिन मैं जो है समय से पहुँचाता हूँ और 6 बजे शाखा लगती है। 6 बजे से 7 बजे तक हमारे शाखा का समय है। मैं ठीक समय पे पहुँच जाता हूँ। संघ को 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। जिस संगठन से आप 1947 में जुड़े, 100 वर्ष, शताब्दी वर्ष का ये ईयर है। संघ से आपको क्या प्रेरणा मिली, क्या सीखने को मिला और क्या अनुभव रहे आपके? संघ का मूल उद्देश्य हिंदुओं का संगठन है और हमारे घर का वातावरण में ऐसा शुरू से ऐसा है कि हमें जो है वो हिंदुओं का ही बताया गया है और मुसलमानों से वो वो जो है विधर्मी है ऐसा बताया गया। आक्रांता है, आक्रांता है मतलब? हाँ, हमारे सिंध में क्या था कि जो है नाई मुसलमान ही होते थे। तो हम नाई से जब हजामत बना के आते थे घर पे, तो पहले बाहर से ही आवाज़ देते थे कि हम हजामत बना के आ गए हैं। तो वहीं हमको तेल साबुन सब वहीं दे देते थे और स्नान करके फिर हम घर के अंदर घुसते थे। अच्छा, दादाराम जी, आप जब पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में आप कहाँ पे रहे और कितनी वर्ष की आयु में? विभाजन की विभीषिका आपने देखी होगी भाई, भयावह थी। हमने तो सिर्फ तस्वीरों में देखी है क्योंकि मेरे फोरफादर्स भी वहीं से आए थे, लेकिन मैंने वो देखा नहीं, आपने देखा है। तो क्या अनुभव किया आपने विभाजन के वक्त और क्या मंजर था, क्या वो माहौल था? मेरी 7 वर्ष की उम्र थी उस समय और हम पहले वहाँ से शिकारपुर से कराची तक ट्रेन में आए। हमने रिजर्वेशन डब्बा पूरा करा रखा था, हमारी पूरी बिरादरी उसमें आई और हम कराची में आके उतरे। लेकिन वहाँ पर जो है रहने की कोई बात नहीं थी, तो हम जो है धर्मशाला में गए। धर्मशालाएं सब फुल हो रही थी, कहीं हमको जगह नहीं मिली। फिर एक व्यक्ति मिला जो वहाँ का सेठ था, उसने कहा भाई मेरा जो है मकान खाली पड़ा हुआ है, आप उसमें रहो। तो हम उसमें जा कर के रहे और पर वो हमारे लिए वहाँ रहना बहुत अच्छा हुआ कि उसी रात को जो है वो धर्मशालाओं में आग लगा दी गई। अच्छा। और वहाँ लूटपाट होने लग गई। हम ऊपर से देख रहे थे,
नीचे से ट्रकें जा रही थी और मारो हिंदुओं को, काटो हिंदुओं को, इस प्रकार के नारे लग रहे थे। और ये हम ऊपर से सब देखते रहे। तो डरे हुए होंगे आप, 7 साल के होंगे बच्चे, तो डर जाते हैं इससे। नहीं डरे तो हम तो साथ बिरादरी हमारी सब साथ थी ना, तो हम जो है ना वहाँ से जो घर से चले थे तो कुछ तकियों के अंदर ऐसे छुरे और चाकू लेके चले थे। अच्छा। वो सब हमने निकाल के रख लिए कि अगर कोई आक्रमण करके नहीं आया तो हम उसका मुकाबला करेंगे। अच्छा। और बाकी जो औरतें थी उनको मिर्ची पका, लाल मिर्ची उनके हाथ में दे दी गई कि आप उनके आँखों में मिर्ची डालना। पर ऐसी नौबत आई नहीं। और जो है हम वहाँ से पानी के जहाज़ में बैठ कर के और बम्बई आए। उल्लासनगर में? नहीं, उल्लासनगर में नहीं, बम्बई शहर में। अच्छा। तो 3 दिन का सफ़र हमारा था। तो कितना डरे हुए थे आप 3 दिन के सफ़र में? 3 दिन में मतलब कोई भी कहीं जाता है तो अपने साथ भोजन उतना ही लेता है जितने दिन का सफ़र होता है। तो हम भी 3 दिन का भोजन लेके चले थे। लेकिन जब बंदरगाह के पास जहाज़ पहुंचने वाला था तो उनको वायरलेस आ गई कि यहाँ पर महात्मा गांधी का मर्डर हो गया है, इसलिए आप जहाज़ जहाँ है वहीं रोक लो, इसको किनारे पर मत लाओ, यहाँ सांप्रदायिक दंगे होने की संभावना है। तो उसको वहाँ रोक दिया गया और 2 दिन तक हम भूखे रहे वहाँ पर, क्योंकि हमारा भोजन समाप्त हो गया था। और हम जो होटल के अंदर बने हुए थे वहाँ लेने गए तो उन लोगों ने कहा कि हमारे पास सब समाप्त हो गया है, सिर्फ मच्छी मिल सकती है। तो हम तो वैष्णव हैं, तो हमने कहा भाई हम तो ये इसको नहीं खाएंगे। तो हमने 2 दिन तक भूख निकाली और बिना भोजन किए रहे। फिर 2 दिन बाद जब एक उस पे आया किनारे पे, तो हमको वहाँ लेने के लिए हमारे एक मामा बम्बई रहते थे, वो हमें लेने के लिए आए और वो हमें अपने घर पे ले गए। और वहाँ पर एक मामा हमारे पहले कोटा आ गए थे और उन्होंने यहाँ से हमको बम्बई से कोटा लाने के लिए एक दोस्त को भेजा था, उसके पास साथ हम कोटा आए। लेकिन हमारी किस्मत ऐसी थी कि जहाँ हम आए वहाँ पर संघ का वातावरण था, संघ के स्वयंसेवक ज़्यादा थे। हिकिड़ी ॻाल्हि सिंधी में ॿुधायो, जॾहिं तव्हां उते हुआ पाकिस्तान में, तव्हां चयो ओॾीमहिल बि मां स्वयंसेवक हुउमि, उते ॾाढा सारा स्वयंसेवक तव्हां सां गॾु हुआ, त ओॾीमहिल बि स्वयंसेवक तव्हां मदद की हुई? मदद त जेके उते आया तो उन्हनि पंहिंजे उते भोजन जो बंदोबस्त उते पाकिस्तान में भी? पाकिस्तान में कराची में उन्हनि स्वयंसेवकनि 3 टेबलूं ठाहियूं। अच्छा। हिकिड़ा उनके जेके उते अचनि पिया उनखे रोटी पिया खाराइनि, ॿिया उनजे टिकट जो बंदोबस्त पिया कनि और सुठो उते वातावरण। ये संघ के स्वयंसेवक कन होते? संघ के स्वयंसेवक। देखिए ये ऐसा बता रहे हैं कि सिंधी की भाषा में बता रहे हैं कि संघ के स्वयंसेवकों ने पाकिस्तान के अंदर जब ये विभाजन की विभीषिका हुई थी उस दौरान 3 तरह के कार्य बांटकर, एक तो खाना खिलाने वाला और दूसरा क्या बताया? दूसरा टिकट, उनके टिकट लेकर के उनको वहाँ से टिकट बुकिंग कराना और उनको भेजना, और तीसरा कौन सा बताया कार्य? तीसरा जो है उनके रहने का बंदोबस्त इंतजाम संघ के स्वयंसेवकों ने। पहले भारत एक था, विभाजन के वक्त अलग अलग हुआ था, तो संघ का कार्य जैसा कि लदाराम जी ने बताया कि वहां पर भी चलता था। उस ड्यूरिंग भी संघ के स्वयंसेवकों ने अहम भूमिका निभाई। लदाराम जी, आप भारत के अंदर आ गए, आपने कहा कि हम मुंबई के अंदर आए, तो मुंबई के अंदर जब आया, भारत के अंदर आए, तो भारत के अंदर भी विभाजन की विभीषिका से जो प्रताड़ित होकर जो सिंधी परिवार या पंजाबी परिवार आए थे, संघ के स्वयंसेवकों ने उनकी भी यहाँ पे भी मदद की थी? फिर यहाँ पर की थी। कैसे? लेकिन हम तो जो है वो यहाँ कोटा आ गए थे, तो हम जिस मोहल्ले में रहे वहाँ संघ के स्वयंसेवक ज़्यादा थे। और एक दाऊदयाल जी जोशी
उस समय शाखा में आते थे, वो उनके साथ में शाखा में आना शुरू किया मैंने। अच्छा। तो माता जब वापस घर पे आया तो माता जी ने कहा कहाँ गए थे? मैंने कहा संघ की शाखा में गए थे। तो वहाँ क्या होता है, उनको जो उनको संभालने वाले हैं उनको मेरे पास लाना। तो दूसरे दिन दाऊदयाल जी जोशी को मैं लेकर के घर पे गया। तो माता जी ने उनसे पूछा कि बाबा क्या करते हो? बोला इनको अच्छे संस्कार डालते हैं और वहाँ भगवान की पूजा होती है, आखिर में प्रार्थना होती है। तो माता जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी जगह है, तुम रोज जाया करो। तो जिस दिन मैं नहीं जाता था तो माता जी उस दिन पूछती थी कि आज क्यों नहीं गए। अच्छा, माता जी का अच्छा सपोर्ट रहा आपको। बिल्कुल, हमारे घर का पूरा सपोर्ट अच्छा रहा। हमारे पिताजी 6 महीने बाद आए वहाँ से, क्योंकि उनके साथ भी एक ऐसी घटना हो गई थी। क्या हो गया था? कि उन्होंने दुकान का सौदा 25,000 में एक मुसलमान से कर लिया था, वहाँ पाकिस्तान में, कपड़े समेत, और 25,000 में उसका सौदा किया था। दूसरे दिन वो बोला कि मैंने आपको पहले तो पैसे तो कल ही दे दिए। अरे भाई पहले पैसे कहाँ दिए हमारे को? पैसे दो तो तेरे को दुकान संभला दें। तो उसने कहा पैसे नहीं, मैं तो कल ही दे चुका आपको पैसे। फिर आखिर 5,000 में उनसे सौदा हुआ, उसको 5,000 दे करके उससे जान छुड़ाई। तो उसके बाद उनको दुकान सल्टाने में 6 महीने लग गए, और वो 6 महीने बाद आए। उसके पहले हम यहाँ आ गए थे। अच्छा, पापा के बिना ही आ गए आप? हाँ, हमारी माता जी, एक 5 साल का भाई था, वो यहाँ आके उसका देहांत हो गया, वो भी बीमार था, और एक छोटी बहन थी। हम तीनों आ गए, पिताजी 6 महीने बाद आए। तो यहाँ पर जो है वो संघ में पहले मुझे घटनायक बनाया गया। घटनायक से फिर मैं मुख्य शिक्षक बना, फिर कार्यवाह बना, फिर जो है नगर कार्यवाह बना, और इस प्रकार जो है करते करते मैं संघ चालक, एक नगर का संघ चालक तक मैंने काम किया है। अब आजकल मेरी उम्र बड़ी हो गई है, मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता है, इसलिए जो है अब मैं शाखा पे तो रोज जाता हूँ, लेकिन मैं कोई संघ का दायित्व नहीं संभाल पाया कोई। लताराम जी, विभाजन की विभीषिका पे हम बात कर रहे थे, क्योंकि आपका अनुभव भी रहा है और आपने बड़ा खुद भी झेल के आए विभीषिका। आपने, आपके परिचित या आपके रिश्तेदारी में कोई ऐसा अनुभव आपके पास है जो भारत में आने के बाद संघ के स्वयंसेवकों ने मदद की हो, जो विभाजित भारत से आए थे, जो पाकिस्तान से आए थे, सिंधी आपके समाज के लोग, उनकी मदद की हो संघ के स्वयंसेवकों ने भारत में? किसी का धंधा स्थापित करने में, किसी को संघ के स्वयंसेवकों ने तो ये मदद की कि यहाँ के जो रहवासी थे वो हमको शरणार्थी कहते थे। अच्छा। लेकिन संघ के स्वयंसेवकों ने हमें वो इज्जत दी और हमें दुकानें दिलाई किराए पे, और हमसे जो है वो संघ ने ऐसा किया कि आप जो आप पुरुषार्थी हो, आप शरणार्थी नहीं हो। और उन्होंने हमारी यही मदद की, और जो है अब हमने भी जो है उस समय धंधा जो किया वो बिल्कुल कम कीमत में माल बेचा, और उसके कारण हम लोग यहाँ जम गए, क्योंकि यहाँ के जो पहले थे वो ज़्यादा मुनाफे से माल बेचते थे, और इसलिए हमने जो है कम कीमत में बेचने थे। हमारे दुकानदारी भी जमी और लोगों में हमारी प्रतिष्ठा भी हुई। ये इतनी प्रतिष्ठा हुई कि उस समय की जो यूनियनें बनी उसमें हमको पदाधिकारी बनाया गया। मैं हमारे होलसेल क्लॉथ एसोसिएशन का 5 साल तक अध्यक्ष रहा, और मेरे प्रयास से ही ये जो नया मार्केट बना है उसकी जमीन लेकर के और वो मार्केट बनवाया है। लताराम जी, जब विभाजन हुआ, उसके बाद राजस्थान में आपके समाज के लोग कहाँ कहाँ आए?
जैसे आप कोटा में आए, कुछ लोग जयपुर में आए होंगे। वो कोटा में आए, सभी जगह फैल गए। अच्छा। और जिसको जो काम हाथ में आया उसने वो काम किया। हम्म, जो को काम जानता था उसने वो काम किया, और जो नहीं आया तो उन्होंने मजदूरी भी की। अच्छा। और उन्होंने जो है वो ऐसे ऐसे काम किए कि उनके जैसे गेहूं जो है लेकर के जिस भाव लिया उसी भाव बेचा। तो लोग वह कहते थे कि आप क्या कमाओगे, तो वो कहता था भाई हम जानते हैं कि जिसकी जो बोरी बचेगी वो भी बेचेंगे तो वो भी हमको बचत है। इस प्रकार हमने यहाँ विभाजन से प्रभावित जो लोग थे, आप लोग थे, फिर उन्होंने अपने आप को वहां से आने के बाद संभाला कैसे, मतलब संभाला यही कि हमने जो है खूब मेहनत करके काम किया और ईमानदारी से किया हाँ। और कम मुनाफे में किया, इसलिए हमारी प्रतिष्ठा भी बनी और हमारा धंधा भी जमा। सदाराम जी, आपने किन किन के साथ काम किया संघ में, क्योंकि आप वहां से आने के बाद कोटा आ गए, किन किन के साथ कैसे कैसे अनुभव रहे? आपने कहा अडवाणी जी, आपने मुझे बता रहे थे कि अडवाणी जी 1950 में यहाँ पर जो है वो प्रचारक के आए। उनमें दिन में 2-3 बार उनसे मिलना होता था। अच्छा। क्योंकि हम जिस मकान में रहते थे उसके पास ही कार्यालय था, तो हम स्कूल जाते समय भी कार्यालय चले जाते थे, और छुट्टी में भी जब आते थे तो कार्यालय चले जाते थे, और उनसे अच्छा संपर्क रहा। अच्छा। अडवाणी जी जो है उस समय भोजन की व्यवस्था जो है वो स्वयंसेवकों के घर से ही होती थी, और अगर स्वयंसेवक भूल गया तो उस दिन वो बिना खाए रहते थे। अच्छा। तो ऐसा कोई अनुभव है ऐसा कभी हुआ? अनुभव ये हुआ ना कि अनु जी से पूछ रहे थे कि भोजन के तो 3 दिन हो गए। अच्छा, कभी भाई आपने साहब पूछा? आप कमाल करते हो, 3 दिन से हम इतनी बार शाखा कार्यालय आते हैं तो आप बोलते नहीं आप भोजन नहीं किया है। तो हम दौड़ के जाते और घर से टिफिन भर के ले आते और आपको उनको भोजन कराते। उनके बाद एक ज्योति स्वरूप जी यहाँ पर प्रचारक हो आए, तो वो जो है वो जिस दिन भोजन नहीं करते थे वो चादर ओढ़ के सो जाते थे। अच्छा। तो हमने ये पकड़ लिया कि जिस दिन उनको चादर ओढ़े देख लेते थे उस दिन हम समझते थे आज इन्होंने भोजन नहीं किया। तो हम घर के जा करके टिफिन ले आते थे और उनको भोजन कराते थे। और किन किन के साथ काम किया आपने? मैंने शुरू में यहाँ भंवरलाल जी भाटी जो है वो प्रचारक थे। उसके बाद किशन जी बंसल वो भी यहाँ प्रचारक रहे, उमाशंकर जी भी रहे, सबके साथ हमने काम किया। प्रांत प्रचारक थे पहले, क्या नाम, उनका नाम भूल गया मैं, आप बता रहे थे उनके साथ। बिरनदेव जी से का भी ब्रह्मदेव जी से कैसा बिरनदेव उनका जी किस्सा कोई आपके जीवन में? हाँ जी, उनसे आपका जुड़ाव कोई ब्रह्मदेव जी से? बिरनदेव जी का बहुत दुख सुनते थे। हाँ। वो आते थे यहाँ प्रवास में, तो जो है वो उनका बहुत प्रभावशाली वक्तव्य रहता था, और उनका जो है वो बौद्धिक होता था, तो स्वयं से कितने व्यक्त चित्त से उसको सुनते थे कि बिल्कुल जो है वो। आपके घर पे भी रुकना किन का होता था? हमारे यहाँ तो माधवराव जी मूले भी हमारे घर पे ठहरे, और जो बाहर के आते थे प्रचारक वो हमारे यहाँ भोजन करने के लिए। आप कपड़े का उदाहरण बता रहे थे कि कपड़े धोते थे खुद ही, मेरी माताजी ने कहा देखो। हाँ, वो एक बार जो है जिस समय ये कार्यालय ये सूरज भवन बन रहा था उस समय जो बाहर से प्रचारक आते थे उनके रहने का स्थान कोई नहीं था, तो माननीय सोहन सिंह जी को हमारे यहाँ एक बार रहने का मौका मिला। तो हमारे यहाँ जो है वो कपड़े जो है ना वो बाई धोती है, हम उतार देते हैं, पर हमारे संघ के प्रचारक जो हैं वो जब स्नान करते हैं तो अपनी बनियान और अपना अंडरवियर खुद ही धोते हैं। अच्छा। तो भाई साहब सोहन सिंह जी ने भी वही किया, और वो उन्होंने सुखाने के लिए डाला
तो हमारी माता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहने लगे इतने बड़े प्रचारक खुद ही कपड़े धोते हैं और उन्होंने हमें नहीं दिया। तो मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो सब अपने हाथ से ही होता है। तो हमारे घर पे उसका इतना प्रभाव हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को अपना बनियान और अंडरवेयर खुद ही धोना चाहिए। ऐसा हमारे तो एक प्रेरणा मिली आपके परिवार में, बच्चों को और परिवार को, उनको प्रेरणा मिली। और किन किन सरल संघ चालक जो संघ के रहे उनका सानिध्य प्राप्त आपको हुआ, उनके साथ बौद्धिक उनका सुना, इनसे आपके व्यक्तिगत लगाव? हमारे यहाँ पर जो है वो नगर प्रचारक थे। नहीं, सरल संघ चालक मतलब भैया जी जो अपने बाला साहब देवरस जी से मेरा अच्छा रहा, क्योंकि हमारे बच्ची की एक शादी जो है वहाँ नागपुर हुई है। तो वो हमारी शादी में वो पधारे थे, और उसके बाद जब भी मैं नागपुर गया तो कार्यालय पे उनसे मिलने जाता था। उसके बाद एक शादी का किस्सा था? शादी का किस्सा क्या था? शादी का जब हमने बच्ची का संबंध किया वहाँ, तो मैंने यहाँ से पत्र लिख दिया था। किसको? बाला साहब देवरस जी को, सरसंघ चालक जी को। हाँ, सरसंघ चालक जी को। और उनको ये लिखा था कि हमने बच्ची का संबंध वहाँ किया है और हम उसकी शादी भी वहाँ आकर के करेंगे। तो अगर आप तो प्रवास में रहते हो, अगर हमारी किस्मत अच्छी होगी तो आप वहीं हो तो हमारी शादी में जरूर आना। तो उनका पत्र आ गया था, हम तो जो है प्रवास में रहेंगे, लेकिन यहाँ के अधिकारी आपकी उसमें शादी में आएंगे। तो हम 2 दिन, शादी के 2 दिन पहले गए और हमने कार्यालय पे संपर्क किया, तो ये वो मालूम हुआ कि वो दिन में ही आ जाएंगे। तो फिर मैंने फ़ोन पे उनसे बात की कि भाई साहब हमारे यहाँ तो रात को शादी है। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, हम शादी में ज़रूर आएंगे। तो वो जिस समय आए उस समय फेरे चल रहे थे। तो उन्होंने दूर से ही मेरे को इशारा किया और कहला भेजा कि जब तक फेरे होते हैं आप उठना मत और हम बैठेंगे। और वो पूरे समय तक वहाँ रहे, और उनके आने से हमारे सभी जो है वो जो मेहमान हुए थे बहुत खुश हुए, और हर एक ये कोशिश करने लगा कि हमारा इनके साथ फ़ोटो आए। उस समय था वो फोटोग्राफर भी, सब ने फ़ोटो खींचे। तो आपके पास संघ का कौन सा दायित्व था उस वक्त? उस समय मैं संघ चालक ही था। अच्छा, नगर संघ चालक? नहीं, अपना, हाँ, नगर का संघ चालक। तो आप सोचिए, नगर के संघ चालक के बेटी की शादी में विश्व के सबसे बड़े संगठन के प्रमुख व्यक्ति वहाँ चले जाते हैं, और वो भी पत्र लिखने थे। जिस जमाने में दूरभाष यंत्र मानी फ़ोन नहीं होता था, और वो वहाँ पर चले गए। और सहजता से जब फेरे हो रहे हैं, इन्होंने बताया कि लदाराम जी ने कि मेरी बच्ची के फेरे हो रहे थे, उस दौरान मुझे इशारा किया कि आप पूरे फेरे किए, मैं यहीं बैठा हूँ, और सभी के साथ सहजता और सरलता से फ़ोटो भी खिंचवाई। तो आप देखिए कितनी सहजता सरलता इस संगठन के प्रमुख व्यक्ति में भी है। लदाराम जी, और गुरुजी के साथ आपका मिलना हुआ कभी? गुरुजी के साथ तो गोलवकर जी के साथ हमारी जो ये शंख के शिविर लगते हैं, उसमें एक बार मेरा जो है गुरुजी के पास भोजन करने का ही मेरी पतल भी वहीं लगी। अच्छा। तो मुझे ये देख के आश्चर्य हुआ कि उन्होंने दो रोटी खाई, लेकिन वो बाद में जो है वो दाल का दोना है, उसमें थोड़ा पानी डाल करके उन्होंने उसको पिया। तो मेरे को आश्चर्य हुआ कि, तो जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा भाई जो है अपने एक भी दाना वो बेकार नहीं जाना चाहिए भोजन का। इसलिए जो है वो मैंने पानी डाल के इसमें पिया कि अगर कोई कहीं कोने में अटका हुआ वो दाल का दाना तो वो भी मैं, तो इस प्रकार जो है। तो गुरुजी से भी आपका ये सीखने को मिला कि कभी भोजन का व्यर्थ नहीं जाए। संघ के द्वितीय सरसंघ चालक गोलवकर जी, गुरु गोलवकर जी के नाम से फेमस थे। उनसे इनके साथ भोजन हुआ। एक स्वयंसेवक थे ये, साधारण से, और वो
सरसंघचालक थे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सबसे प्रमुख पद पे, दायित्व पे बैठे थे। उसके बाद स्वयंसेवक किस तरह से इतने बड़े व्यक्ति के साथ भोजन कर सकता है। संघ में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, संघ में सब बराबर होते हैं, ऐसा इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। और एक प्रेरणा भी मिली इनको, जब गोलवलकर जी के साथ इन्होंने कहा कि मैं बैठा तो मुझे एक प्रेरणा ये मिली कि गोलवलकर जी ने ये बताया कि भोजन व्यर्थ न जाए। उनकी दाल जो बची हुई थी, दाल जो लास्ट में उसमें पानी डालकर वो दाल का एक एक कण भी आ जाए, ये गोलवलकर जी ने करके दिखाया। और किनके साथ आपके अनुभव रहे? उनके साथ भी एक अनुभव ये आया कि जब वो यहाँ ठहरे हुए थे उसमें हमारे साथ शिविर में, तो उनको हाथ धोने के लिए साबुन दिया गया, तो उन्होंने वो साबुन लेने से इनकार कर दिया। तो स्वयंसेवक ने पूछा वह क्यों? उन्होंने कहा ये विदेशी है। तो उस समय भी उनके देश मन में देशी और विदेशी की सोच थी, उसी समय थी कि भाई जो है देसी अपने स्वदेशी का ही वो करना चाहिए। रज्जू भैया के साथ आपका कोई, सुदर्शन जी के साथ, रज्जू भैया के साथ? रज्जू भाई के साथ नहीं, गुरु जी के साथ ही कई बार वो स्टेशन पे जो है वो जब उनसे मिलने जाते थे, ट्रेन से पार होते थे तो चाय पी उनके साथ। सुदर्शन जी के साथ? सुदर्शन जी भागवत जी से पहले थे। नहीं, वो मेरा तो एक तो उनके साथ आया, और एक बार पथ संचलन था अपने नागपुर के अंदर, तब मेरे को ये उनके पास ही बिठाया गया, सरसंघचालक जी के पास, कि आप यहाँ से बैठ करके और वो देखो, पथ संचलन देखो। किनके साथ में? अपने ये जो तीसरे, फोर्थ सरसंघचालक? उस समय जो है वो संचालक थे अपने, रज्जू भैया? नहीं, रज्जू भैया नहीं, केसी सुदर्शन जी थे। सुदर्शन जी, हाँ, सुदर्शन जी, उनके साथ में बैठे। आपने संघ शिक्षण कहाँ तक किया है? मैं तृतीय शिक्षक हूँ, और मैंने बहुत लेट किया। 1995 में मैंने तृतीय वर्ष किया। अच्छा। उसका कारण ये था कि मैं जो है वो एक ही हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। अब पिताजी जी का स्वर्गवास बहुत जल्दी हो गया, तो उस समय जब उनका स्वर्गवास हुआ तो उस समय हमारी 3 दुकानें थी, और 3 दुकानें भी मेरे को संभालनी पड़ी। तो जब बड़े बच्चे बड़े हुए, उन्होंने काम संभाला, तो मैंने जो है तृतीय वर्ष किया आपने नागपुर में जाकर? प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष मैंने लगातार ही किए। अच्छा। मैंने कोई गैप भी नहीं पड़ा। इसमें 1 साल का गैप यूँ पड़ा कि वो उस साल ओटीसी नहीं लगी, क्योंकि राम मंदिर का चला था। हाँ। मैं दोनों आंदोलन में गया। अच्छा, राम मंदिर का किससे सुनाइए? हाँ, राम पहले उसमें मुलायम सिंह जी के टाइम में उस समय भी गया, जिस समय गोली चली, और बाद में जब अभी तोड़ा, उसको तोड़ के आए, उस समय भी मैं गया। अच्छा। हाँ, तो पर मुझे संघ उसमें जाने का एक फ़ायदा हो गया। वो ये हुआ कि जब मुलायम सिंह जी के समय हमको गिरफ्तार करके बाराबंकी जेल में रखा, तो हम 14 दिन वहीं थे जेल के अंदर। पर उसमें हम 2 ही सिंधी थे, एक मैं था, एक दिल्ली से आए थे, वो भी सिंधी थे। तो हमारी आपस में वहाँ बातचीत हुई कि आपके कितने बच्चे हैं, क्या है। तो उन बातचीत में ये मालूम हुआ कि उनका बच्चा शादी के लायक है, और हमारी बच्ची शादी के लायक थी। तो मैंने वहीं उनसे बात करी थी। ये तो दिलचस्प किस्सा कि सुना भाई है। हमारा जो है वो बच्ची बैठी है। उन्होंने कहा अपन यहाँ से निकलें, फिर आप आओ, दिल्ली देखो, हमारा घर वगैरह देखो, लड़का देखो, अगर आपको पसंद आया तो हम भी देख लेंगे। तो वहाँ से निकले, और निकलने के बाद जो है मैं पहले गया तो उनकी चांदनी चौक में योग माया ज्वेलर्स के नाम से ज्वेलर्स की दुकान थी, और लड़का भी अच्छा था, तो हमको सब पसंद आ गया। फिर उनको बोला कि तो वो भी आके लड़की देख गए,
तो हमारा संबंध वहीं हुआ, जेल में ही हुआ। जेल में संबंध हुआ आपका। और तो कहते हैं कि संघ में संपर्क का कई बार बोलते हैं कि संपर्क जरूरी वो है। भी द्वितीय शिक्षित थे, अच्छा। हमारे जो संबंधी थे। और मैं जो है, मैं भी द्वितीय वर्ष था। तृतीय वर्ष हमने साथ साथ करने का ये किया था कि हम तृतीय साथ साथ करेंगे, लेकिन वो पहले ही उनका देहांत हो गया, इसलिए जो है वो तृतीय तो वर्ष। मतलब आप मतलब बच्ची की शादी का किस्सा आपने बड़ा दिलचस्प बताया कि इनकी बच्ची की शादी हुई, राम मंदिर का आंदोलन ये करने गए थे और राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारों से गुंजायमान पूरा देश हो रहा था उस समय। तो ये उस समय जेल में बंद थे और एक व्यक्ति और थे इनके ही समाज के, वो दिल्ली से थे और वो भी स्वयंसेवक थे। जयराम दास ही उनका नाम था, जयराम दास नागपाल। तो उस समय इनका संपर्क हुआ और इनका बच्ची का संबंध तय हो गया। अब एक बार बताइए दत्ताराम जी, इमरजेंसी में कहाँ थे आप? इमरजेंसी में मुझे यही आज्ञा हुई थी यहाँ से कि आपको अंडरग्राउंड ही रहना है, आपको जो है वो अरेस्ट नहीं होना है। क्योंकि मेरे को दो काम दिए थे। एक जो स्वयंसेवक जेल में थे उनके घर को संभालना, अच्छा, उनकी फैमिलियों को संभालना, ये काम मेरे ऊपर दिए फिर थे। क्या करते थे आप? फैमिली को कैसे संभालते थे? उनको आर्थिक मदद या कोई काम हो तो उनका वो करना। तो बाकी जो है वो इमरजेंसी में प्रचारक भी आते थे हमारे यहाँ, रात को रह करके सुबह चले जाते थे। तो डर तो आपको भी लगता होगा पुलिस गिरफ्तार कर ले? डर तो हमारे साथ सीआईडी हमारे पीछे लगी थी। अच्छा। हाँ, तो एक बार जो है वो किसी ने मेरी शिकायत कर दी और उनका घर बता दिया कि ये उनका ये घर है। अच्छा। तो जो है वो उसने सीआईडी इंस्पेक्टर ने जो है वो मेरे से कहलाया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने संघ पे बोला कि ऐसी बात है, आप बोलो तो मैं गिरफ्तारी दे दूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप तो जो है वह व्यापारी आदमी हो, किसी तरह आप अपने को बचाओ, क्योंकि आपका बाहर उपयोग अच्छा है। तो फिर मैंने 1500 रुपये उसको दिए, तो उसने जो है वो छोड़ दिया आपको? नहीं, पकड़ा नहीं था, पर वो कह रहा था कि आपका वारंट है और ये है। तो आपने सिंधी दिमाग लगा दिया वहाँ पे भी। तो मैंने जो है वो किसी के थ्रू उनको 1500 रुपये दिए और उन्होंने जो है, उस समय 1500 की बहुत वैल्यू थी। तो इमरजेंसी में आपने गिरफ्तारी नहीं दी? गिरफ्तारी नहीं दी और बाहर रह करके काम किया मैंने। अच्छा। जो पत्र छप के आते थे वो उनको किसी तरह बांटना, और जो प्रचारक हैं वो हम जैसे एक बार जो है वो अपने उमा शंकर जी तो हमारे यहाँ आते ही थे। अच्छा। वो कृष्ण जी बंसल वो हमारे यहाँ आते थे, और कैलाश नाथ जी द्विवेदी हमारे एक स्वयंसेवक थे, वो भी संघ के अच्छे स्वयंसेवक थे, तो वो भी हमारे यहाँ ठहरे। और दया कृष्ण जी विजय वो इमरजेंसी में वो भी हमारे यहाँ ठहरे। अच्छा। कहते हैं राजेंद्र जी कह रहे थे अभी मुझे, सीनियर प्रचारक हैं जो इंटरव्यू ले रहा था, कि मैं बेस बदल के रहता था। हाँ, बेस तो सभी बदलते थे। अच्छा। हम तो कभी आकर के देखते थे कि अंदर कोई बैठा हुआ है तो हम ये से कहते कि ये कौन बैठा हुआ है। अब जैसे अपने गिरिराज जी शास्त्री वो एक बार आए हमारे यहाँ आकर के ठहरे। कौन गिरिराज जी शास्त्री? कौन? गिरिराज जी शास्त्री दादा भाई अपने राजस्थान के प्रांत कारवा राम के नहीं थे। हाँ, वो थे। तो वो क्या था कि जैसे वो पहले जो है वो इतनी लंबी चोटी रखते थे और मूछें भरी भरी रखते थे। तब जिस समय वो वेश बदल के आए उस समय वो सपाचट मोट मूछें नहीं थी इनकी, और बुशर्ट पहने हुए थे आदि भावों की, और अंदर पलंग पे बैठे हुए थे।
तो मैंने कहा भाई कौन व्यक्ति हमारे घर को घुस गया। अंदर जाकर देखा तो जब उन्होंने बोला लधाराम जी नमस्कार, तो उनकी आवाज़ से मैं पहचाना। मैंने कहा भाई साहब आप? तो उन्होंने कहा भाई हाँ। तो वो फिर रात को रह करके सोई चले गए वो। तो आपका ये आपने बताया इमरजेंसी का अनुभव। सोहन सिंह जी के साथ कोई और ऐसा स्मरण जो आपको हमेशा याद आता हो? वो क्रांत कुमार जी जैन थे, वो हमारे नगर कार्य थे यहाँ के, पर बहुत मतलब वो इसमें एग्रीकल्चर के जो है वो एग्रीकल्चर में वो अफसर थे, पर संघ के स्वयंसेवक थे। तो वो जो है बहुत मेहनत करते थे, तो उनके साथ भी मेरा बहुत काम हुआ और उनका बहुत प्रभाव मेरे को पड़ा कि वो साइकिल से आते थे और अपनी नेकर जो है वो उसमें रखते थे। जैसे दस्तर से छूटे तो पैंट उतारी और वो अपनी नेकर पहन ली और संघ के काम में लग गए। तो उनका मेरे ऊपर बहुत प्रभाव हुआ उनका। लताराम जी, आपको प्रेरणा कैसे मिली? चलो पाकिस्तान में तो आप जुड़े, और पाकिस्तान में जुड़े तो उसके बाद भारत में आने के बाद संघ से जुड़ने की प्रेरणा कैसे मिली? संघ में जिस मोहल्ले में हम रहे, अच्छा। वहाँ संघ के स्वयंसेवक ज़्यादा थे और उनके साथ मैंने संघ में जाना शुरू किया। और उनको जब घर पे लाया और माता जी ने उनसे पूछा कि वहाँ क्या करते हो, तो उन्होंने कहा भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है, और मुझसे कहा कि आप जो है रोज़ जाया करो। जिस दिन मैं नहीं जाता था उस दिन वो पूछते थे कि आज क्यों नहीं गए। तो हमारे घर का वातावरण जो है वो बहुत अच्छा था और मुझे संघ में जाने की प्रेरणा अपने से घर के से अच्छी तरह मिली। अच्छा, घर से ही प्रेरणा मिली? मतलब आप गए एक बार थे, फिर घर वालों ने कहा जाते रहो, अच्छी जगह है। हाँ, ईश्वरीय तो उनका कार्य है। संपर्क रहा, मतलब सपोर्ट रहा मुझे। विभाजन का जो वक्त था, जो दौर था, उस वक्त जो समय था, जिस वक्त आप 7 साल के होंगे, 8 साल के जो भी थे, थोड़ा बहुत तो आपको ध्यान होगा, मेरे को लगता है कि उसके बाद में आप यहाँ पर भी आ गए थे। उस समय पॉलिटिकल स्थिति, राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी थी देश की? राजनीतिक परिस्थितियाँ ये थी कि उस समय जो है वो जनसंघ का यहाँ पर कोटा में जनसंघ का अच्छा प्रभाव था और जो स्वयंसेवक थे वो सब जनसंघ का काम करते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर जो है म्यूनसिपैलिटी वगैरह में कभी भी कांग्रेस की वो नहीं बन पाई। मेरा मतलब था जब पार्टीशन हुआ, उस समय पार्टीशन के वक्त कांग्रेस की भूमिका क्या थी? कांग्रेस की तो यही थी कि वो किसी तरह का संपर्क, वो साथ नहीं था उनका। हाँ, उन्होंने जो विभाजित भारत से आए, विभाजन की विभीषिका झेल के आए, उनकी कोई मदद नहीं की? कोई मदद नहीं करी। अच्छा। जैसे हम सुनते हैं कि उनको जो कैंपों के अंदर डाल दिया गया, जो वहाँ पर कोई किसी तरह की सुविधा नहीं थी, तो उन लोगों ने बहुत कष्ट से। आपको लगता है कि विभाजन की विभीषिका जो हुई, उसका जो इतना इतिहास था, जो वो सरकारों ने छुपाया, मतलब उसको सामने नहीं आने दिया? किस तरह से कत्लेआम हुआ, किस तरह से वो नहीं आने दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो है वो मुसलमानों का वो सपोर्ट करते थे। कौन? कांग्रेस ही। हाँ। मुसलमानों को ही जो है वो उसका वो करते थे। नहीं, आपको लगता है कि इतिहास को दबाया गया? जो हिस्ट्री थी विभाजन की विभीषिका की, जो आप लोग आए, आपने बताया कि हमारे साथ ये हुआ, लूटा गया हिंदुओं को, वहाँ पर काफिरों मारे, ऐसे नारे भी हुए, तमाम तरह के नारे, हिंदुओं को मारो ऐसा आपने नारा बताया कि मैं ऊपर से देख रहा था, हम किसी के पास थे, धर्मशालाओं में कत्लेआम हुआ।
हमने भी सुना है कि ट्रेनें जो आई वहाँ से ट्रेनों में कत्लेआम हुआ, आप हालांकि जहाज से आए थे। जो ये सब इंसिडेंट थे, ये सब वाक़या थे, क्या आपको लगता है कि जो इतिहास था, हिस्ट्री थी भारत की, उसको तत्कालीन शासकों ने, नेताओं ने दबाने की कोशिश की? दबाने की कोशिश की, उनको कहीं कहीं उसका जिक्र भी नहीं किया। जो सिंधी जो वहाँ के उन्होंने काम किया था स्वतंत्रता के लिए, उसको उन्होंने जो है वो नहीं किया, कुछ नहीं बताया उनका। लताराम जी, लगातार मैं ये देख रहा हूँ कि संघ के स्वयं 100 वर्ष हो गए, समाज का संगठन बनते जा रहा है संघ। चुनौतियां कितनी खतरनाक है आने वाले वक्त में, ये आपको? अगर हिंदू संगठन नहीं संगठित नहीं हुए तो बहुत बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं। अपने धर्म को बचाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हिंदुओं को संगठित होना चाहिए और अपने सब काम करते हुए अपने और धार्मिक काम भी करते रहें। जिस तरह से सिंधी समाज ने अपने धर्म को बचाने के लिए एक बड़ा योगदान दिया कि अपना सर्वत्र छोड़कर, पाकिस्तान से बंटवारे के वक्त, पार्टीशन के वक्त, विभाजन हुआ उस वक्त भारत आ गए अपने सिर्फ धर्म को बचाने के लिए। लेकिन कुछ लोग आज भारत के अंदर भी लालच और बहला फुसलाकर ईसाई धर्मांतरण सिंधी समाज के बीच में कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? इसका यही है कि हमारे सिंधियों में ये जागृति फैलाना चाहिए कि हम जो है वो जिस काम के लिए आए हैं अपने धर्म बचाने के लिए, उसको बचाना चाहिए। यहाँ आकर के हमने बहुत काम किए, वैसे जैसे यहाँ अपनी गौशाला है, 350 गायें हैं। अच्छा। और मैं उसका संरक्षक हूँ उसका भी। वो हमने यहाँ पर उस समय जब हम यहाँ आए तो मैं यहाँ पर 8-10 गौशालाएं थी, लेकिन आज एक भी नहीं है जी। हमारी 1954 से गौशाला चल रही है यहाँ पर। आज 350 गायें हैं उसमें। तो हम इसके साथ साथ अपने धर्म की भी काम करते हैं। तो भारतीय सिंधु सभा, अभी आप वर्तमान में संरक्षक हैं, धर्मांतरण को रोकने के लिए, मतांतरण को रोकने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। भारतीय सिंधु सभा क्या प्रयास कर रहा है? जो भारतीय सिंधु सभा को पालन करती है तो उसमें जो है वो कोशिश करते हैं कि ये काम नहीं हो। जैसे अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर क्रिश्चियनों ने सिंधी कॉलोनी में कोशिश की धर्म परिवर्तन कराने की, तो वहाँ पर मालूम पड़ने पर उनको रोका गया। जो उनके संपर्क में थे उनको बताया गया और अब वो बात नहीं है। लताराम जी, जो उद्देश्य लेकर संघ की स्थापना हुई थी 100 वर्ष पहले, जो उद्देश्य लेकर, क्या आपको लगता है वो उद्देश्य पूरे हो गए या अभी कुछ होना बाकी है? उद्देश्य तो पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत कुछ लोगों को समझ आ गई है कि संघ ही एक ऐसी संस्था है जो हिंदुओं की सहायता कर सकता है। मतलब जो लक्ष्य लेके चले थे वो भी, आपका मतलब है पूरे लक्ष्य तो पूरा नहीं हुआ। हाँ, लक्ष्य तो जब पूरा हिंदू समाज संगठित नहीं होगा तब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। आप मानते हैं राष्ट्र तो परम वैभव पर है, वैभव पर जाने के लिए लक्ष्य थोड़ा सा अधूरा है? लक्ष्य तो अभी बहुत दूर है। अच्छा। थोड़ा बहुत नहीं है और उसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। अच्छा। आपके कोई और अनुभव संघ के बारे में? आपने संघ से क्या क्या सीखने को मिला आपको? संघ से क्या क्या सीखने को मिला लताराम जी को? संघ में यही है कि भाई जो है वो समाज की सेवा करनी चाहिए और संगठित रहना चाहिए। अनुशासन आपने बताया मेरे को। अनुशासन
और उसका प्रभाव भी पड़ता है। मतलब हमारा जीवन देख करके जहाँ समाज में हमको सब जगह प्रतिष्ठा भी मिलती है। राजेंद्र जी, मुझे अभी आपके प्रचारक, जो सीनियर प्रचारक, वो बता रहे थे कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो लद्दाराम जी पर भी किसी प्रचारक ने बहुत गुस्सा किया हो, ऐसा कभी अनुभव? प्रचारक तो अब जैसे गुस्सा तो प्यार से ही करते हैं प्रचारक, तो क्या है, गुस्सा कर देते हैं फिर गुस्सा कर देते हैं, फिर प्यार भी बाद करते में हैं? पुचकार देते हैं। अच्छा। अब गुस्सा भी यही कहते हैं कि जैसे शाखा में लेट गए हाँ तो भाई लेट क्यों आते हो। हाँ। आपको कभी डांट पड़ी क्या? डांट तो कभी ऐसी नहीं पड़ी, पर जो है जैसे हमने ऐसा कुछ बना रखा था, जो लेट आए वो चक्कर लगावे, उसको 3-4 चक्कर लगाने पड़ते थे। अच्छा, आपने भी लगाया चक्कर? तो लगाए होंगे, क्योंकि मैं शुरू से तो इतना वो नहीं रहा तो मैं समय से जाऊँ। अभी अनुशासन में है? अभी तो मैं शाखा पे बिल्कुल अनुशासन में हूँ। पहले नहीं थे अनुशासन में? पहले भी थे ना, हाँ। पहले भी थे, लेकिन इतने संस्कारित नहीं थे। अब हमारा जीवन जो है ना वो बिल्कुल संस्कारित है। यहाँ तक कि हमारे घर में भी जो है कभी कभी इन बातों को लोग कह के आपस में ये हो जाती है। क्या हो जाती है बताओ? जैसे ये विदेशी वस्तुएं, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई ऐसी घर में आए चीज जो विदेशी हो। तो आप डांट देते हैं बच्चों को? हम डांटते हैं और बोलते भी हैं, लेकिन अब वो ज़्यादा उनको आजकल कहना ही होता है। वैसे हमारे बच्चे सब संस्कारी हैं और हमारी बात। आप बता रहे थे कि घर वाले लड़ते हैं कि मैं पहले निकल जाता हूँ 6 बजे से पहले। हाँ, तो वो तो ये इसीलिए कि भाई आपकी एज भी हो गई, कितने साल के हो गए लताराम जी आप? मेरे अभी 85 पूरे हो करके 86 में चल रहा हूँ मैं। 86 साल में कितना किलोमीटर है यहाँ से संकारालय, जहाँ आप जाते हैं, शाखा, आपका शाखा स्थान? शाखा तो मैंने बहुत चलाई हैं। नहीं, अभी जो संघ स्थान है आपका वो कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर होगा? 1 किलोमीटर? हाँ, 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर पैदल चलना है? बिल्कुल पैदल, मैं तो पैदल ही आता हूँ, पैदल ही जाता हूँ। अच्छा। हाँ। कोई सहारा नहीं किसी का? नहीं, कोई सहारा नहीं। कुछ दिन पहले मैं स्कूटर चलाता था, अब बच्चों ने मना कर दिया है, वो मैं नहीं चलाता हूँ। अच्छा, स्कूटर नहीं चलाते आप? तो अब खुद ही जाते हैं भाई साहब? हाँ, खुद ही जाता हूँ, खुद ही जाता हूँ। चाहे बरसात हो तो भी मैं छाता लेके जाता हूँ। अच्छा। हाँ। कभी ऐसा हुआ आप अकेले ही शाखा में खड़े हो? ऐसा भी हुआ, महीनों तक मैं अकेला भी शाखा पे रहा। तो जब नई शाखा मुझे चलाने के लिए दी तो ऐसा भी समय आया कि एक महीने तक अकेला ही मैं खड़ा रहा, कोई अच्छा। नहीं आता था। फिर कभी ऐसा डगमगाए नहीं कि आप, मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं, ये तो मैं बिल्कुल वो हो गया था, मेरा संस्कारित न हो गया था कि कोई आवे नहीं आवे। तो अकेला ध्वज प्रणाम कर लेते थे फिर? ध्वज प्रणाम खुद ही, शाखा लगाना, प्रार्थना भी खुद अकेले? प्रार्थना अकेला होना। ये कब की बात बता रहे हैं आप? ये अभी 60-65 की बात है। 1960 की? हाँ। तो कोई शाखा में नहीं आता था, आप अकेले जाते थे संघ स्थान पर? और कहाँ की बात बता रहे हैं, किधर की? यहाँ पर जो मोहन थिएटर में एक शाखा लगती थी। हाँ। तो वहाँ पर अकेला भी खड़ा रहता था। अच्छा। तो आप इतना शाखा में काम करते थे, व्यापारी भी थे, तो आपकी धर्मपत्नी जी लड़ी नहीं कभी कि भाई इतना काम करते हो, व्यापार करोगे या शाखा में जाओगे? नहीं, इस बारे में तो नहीं बोलते थे। बाकी ये बोलते थे कि भाई बच्चों को भी संभालो। अच्छा। अब जैसे मैं शुरू में हमारी शादी हुई, उसके बाद तो यूज्ड टू हो गए होंगे वो तो। हैं? आपकी धर्मपत्नी जी यूज्ड टू हो गए होंगे, भाई ये शाखा वाखा में तो जाएंगे ना। तो होते हैं ना, उस समय जैसे पहला बच्चा हुआ। हाँ। तो जिस समय शाखा पे जाने का समय हो, वो रोने लगे तो वो बोले इसको संभालो। मैंने कहा नहीं, अब हमारे तो शाखा का समय हो गया है। तो इसकी इन्होंने हमारे बम्बई में हमारे ससुर जी से इसकी शिकायत कर दी। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने कहा भाई देखो, मैंने कहा देखो मैं और सब काम करूँगा, लेकिन शाखा के समय मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। अच्छा।
तो उस समय फिर भाभी जी हो गए यूज्ड टू। हाँ हाँ, बिल्कुल। फिर उनको तो आदत पड़ उनका गई। हमारे इतना संपर्क हो गया, मतलब इतना संस्कारित हो गई कि हमने सब उनको पता प्रचारकों है से कहा था कि आप किसी समय भी आओ, आपके लिए भोजन के लिए हमारे घर पे आ कर, अच्छा, किस समय भी अब भोजन का नहीं, आप तो आ जाया करो, उस समय बन जाएगा भोजन। तो कभी मतलब आपकी धर्मपत्नी जी कभी लड़ी नहीं कि इतने सारे प्रचारक आ गए, इतने सारे लोग आ गए भोजन? नहीं, ये नहीं, उनको ये आश्चर्य होता था कि उन्होंने जो कुछ देखा कुछ और था और यहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे हमारे संघ में जो है, जैसे चंदन होता है, हाँ, चंदन होता है तो ना? उसमें जो है वो रखते हैं और सभी खा, जूठा नहीं छोड़ते हैं। तो मुझे लग रहा है आपका घर टारगेट रहता होगा चंदन में। तो जो है जैसे ड्राई फ्रूट की प्लेट रखी और सभी खा गए, तो उन्होंने कहा तुम्हारे संग वाले भूखे हैं क्या? सब खा गए, कुछ नहीं छोड़ा। मैं हमारे जूठा नहीं छोड़ते हैं। तो फिर भाभी जी ने रखा ही नहीं होगा अगली बार टाइफाइड आपके चंदन फिर में? उसके बाद जो है वो चंदन तो रखते थे, हाँ। पर जैसे जलेबी है, वो समोसे हैं, ऐसे वो जो है वो ऐसे रखते थे जो जूठे नहीं बचे। तो और क्या अनुभव रहे लताराम जी आपको? मतलब सीखने का, अनुशासन बताया आपने और सब चीजें हुई, कभी ऐसी कठिनाई भी आई कि संघ कार्य से जुड़े हुए और नुकसान हो गया हो कि कांग्रेस की सरकार या कोई और भी विचारधारा है? नहीं, तो ऐसे हमारे ऊपर बहुत दबाव तो आए। अच्छा, कब? जब इमरजेंसी वगैरह में कि जो है वो तुम कांग्रेस ज्वाइन कर लो। हमने कहा वहाँ राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं है। जैसे शांतिधारी वाले वो मेरे साथ पड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो उसने भी एक दो बार कहा। मैंने कहा भाई साहब इस बारे में मैं इस पे बात मत करो। आपसे मित्रता हमेशा रही शांतिधारी वाली? हाँ हाँ, चाहे विचारधारा अपनी अपनी रही? हाँ विचारधारा। हमारे बच्चे भी जो है वो स्वयं सेवक रहे हैं। अच्छा। और जो हमारा जो ये राजेश है, इसने तो साइड ड्रम भी बजाया है अच्छा। अपने पथ संचलन में। हाँ, बता रहे थे अभी। हाँ, पर वो एक बार जो है ना, ये भी बच्चा था, तो इसके एक दोस्त के बहन ने इनको बोला क्या क्या तू चोरा चढ़ा पहन रखा है। तो उसके बाद इसने निकर पहना छोड़ दिया। नहीं, वो स्वयंसेवक तो है ही, अभी बता रहे थे। हाँ, स्वयंसेवक तो है ना। हाँ। तो ये थे लदाराम जी जिन्होंने हमसे खास बातचीत की, और संघ के 100 वर्ष पर ये हमारी खास सीरीज है। हम लदाराम जी से बात कर रहे थे। 85 वर्ष से ज़्यादा इनकी उम्र हो चुकी है। बहुत सारे अनुभव इन्होंने बताया, किस तरह से इमरजेंसी में इन्होंने मदद की संघ के स्वयंसेवकों की, और आज संघ के 100 वर्ष होने को आए हैं। कितना संघ बदला, कितना भारत बदला, कितना क्या विभाजन की विभीषिका थी, किस तरह से विभाजन की विभीषिका इन्होंने झेली। साथ ही इन्होंने बताया कि विभाजन के वक्त वो किस तरह से छुपकर, डर कर किस तरह से भारत आए, और भारत में संघ के स्वयंसेवकों ने किस तरह से इनकी और इनके समाज की, इनके परिवार की मदद की। तमाम तरह के विषयों से इन्होंने बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद लताराम जी आपका। नमस्कार।